So, first question is about the autoimmune condition of Raynaud. Lungs have been compromised by 40%. Okay, so what is the way forward? Just give me a moment, please. Okay. Do you really know what is autoimmune disorder? क्या आपको मालूम है ये ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर या सिंड्रोम ये क्या होता है? So first of all, every time you listen to a word, try to understand it through your intelligence or and in your own terms. अपनी समझदारी में उसको लेके आए पहले. And you are all intelligent people. आप लोग समझदार लोग हैं ना? So आपको पहले समझना what is autoimmune disorder. तो आपकी इम्यूनिटी ऊपर कब आएगी? So first of all you have to decide if your body is intelligent or not. पहली चीज आपको ये डिसाइड करना है कि आपका शरीर इंटेलिजेंट है कि नहीं है. राइट, पहले डिसाइड करो इंटेलिजेंट है ना. लाखों सालों से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये थायराइड कितना पुराना है? क्या आपके दादी को नानी को थायराइड होता था? ये थायराइड नई नई बीमारी हमने ली है ना. तो ये क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग? ठीक है. सो आपको ये समझना पड़ेगा दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ डिजीज दैट वी हैव टेकन अप. हमने नया बीमारी पैदा किया. नाउ व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ये इम्यूनिटी आपके शरीर की है ना, आपको बचाने के लिए कि आपको मारने के लिए? द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी प्रोटेक्ट्स यू, इजंट इट? आपका इम्यूनिटी आपको बचाता है ना. अगर ये बचाने के लिए ऊपर उठ रहा है, अगर इम्यूनिटी हाई हो रहा है आपका, या ये कह लिए बॉडी में प्लेटलेट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे होंगे? शायद कोई रिस्क होगा ना आपके शरीर में जिससे आपका शरीर आपको बचाना चाहता. कोई रिस्क होगा. अब ये रिस्क आपने जब क्रिएट किया तो आपका शरीर बचाना चाहता है, मगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि बचाएं किससे, क्योंकि रिस्क तो हमेशा है. तो जैसे ही आपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, आपकी बॉडी के लिए रिस्क हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही तो आपको पैदा कर रहा है. आपने एनवायरनमेंट ही बदल दिया, तो आपके बॉडी के लिए कॉन्टिन्यूअस रिस्क है ना ये एनवायरनमेंट. अब आप किसी धुएं वाली जगह पे जाइए, आपको सांस बंद करनी पड़ती है कि नहीं? यू होल्ड योर ब्रेथ, इजंट इट? रोक लेते हैं, नहीं लेते सांस, लंबी सांस नहीं लेते. मगर पोल्यूशन तो हर जगह ही है, तो आप पूरी सांस तो अभी भी नहीं ले रहे हो. बॉडी के लिए तो रिस्क है ना. तो पहला रिस्क एनवायरमेंटल रिस्क हमने क्रिएट किया. सेकेंड रिस्क, आप जब आपका बॉडी मेडिसिन के लिए डिजाइन नहीं, अभी बताया ना, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, बट यू पुट इन डे एंड नाइट, यू आर पुटिंग इन मेडिसिन. आपका बॉडी डिजाइन ही नहीं हुआ ये केमिकल मेडिसिन के लिए. सो केमिकल मेडिसिन आर अ बिग रिस्क. देन उसके बाद बात करते हैं, वर यू डिजाइन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड? ये जो जीएम क्रॉप है, जो आप जो कुछ खा रहे हो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, ये फूड ही आपके लिए रिस्क हो गया है कि नहीं है? और भी बहुत बातें कर सकते हैं. द वे वी हैव डिजाइन द सोसाइटी को जैसे बनाया, एजुकेशन सिस्टम, कॉर्पोरेट सिस्टम, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ये जितना भी है ये रिस्क है आपके लिए. ठीक है ना. अब रिस्क आप जब भी डालोगे शरीर के ऊपर, ये बॉडी बचाएगा ना. सडन रिस्क डालेंगे तो आपकी झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी. रिस्क फॉर अ स्मॉल टाइम इज गुड फॉर यू, बट रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज डिजास्ट्रस. तो ये लंबे लंबे रिस्क है ना. जब आप पैदा हुए उसी समय से वो आपको केमिकल से बॉम्बार्ड करना शुरू किया कि नहीं? आपने कितनी दवाइयां खाई होगी अपनी जिंदगी में? सभी ड्रग एडिक्ट है ना, सभी ड्रग एडिक्ट है. तो इतना रिस्क जब बढ़ाएंगे तो आपको बॉडी आपको बचाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ये बताइए. आपका बॉडी तो बचाएगा, शायद आप नहीं बचाना चाहते अपने आप को. यू प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ माइट, देयर कैन बी अ क्वेश्चन मार्क, बट योर बॉडी प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ और इटसेल्फ, नो क्वेश्चन मार्क. आपका बॉडी तो बचाएगा. सो व्हेनेवर इन्फेक्शन हैपन, जब भी आपका कोरोना का इन्फेक्शन हुआ होगा ना कई लोगों को, जब इन्फेक्शन होता है तो उसको
बॉडी कैसे प्रोटेक्ट करता है? हाउ डज योर बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ? इट क्रिएट्स फीवर। फीवर करता ना, मगर आप फीवर को कम कर देते हो, उसको बचाने नहीं देते। तो ये क्या अच्छी बात है, खराब बात है? ये तो बहुत खराब बात है ना। तो आप शरीर के साथ में इतना जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये बचाने के लिए और भी चीजें करता है। इट इंक्रीजेस व्हाट इज कॉल्ड एज एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। आपके बॉडी में दो चीजें हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन है? थायराइड। प्रेसिडेंट कौन है? किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड। जब भी रिस्क होगा, प्रेसिडेंट आगे हो जाता है ना। वॉर टाइम में कौन हेड है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। तो जब भी रिस्क बढ़ेगा तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी, तो थायराइड की एक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी प्राइम मिनिस्टर पीछे हो जाएगा। इसको हाइपोथायराइडिज्म बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हैं? हाइपोथायराइडिज्म। तो ये कैसे खत्म होगा? पहली बात, क्या आप रिस्क खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एनवायरमेंट को बदल सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप दवाइयां लेना बंद कर सकते हैं? क्या आप फूड को, जीएम क्रॉप को सडनली ऑर्गेनिक में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक ही चीज है बदलने का, इससे संभलने का। इस वक्त में आप बचे कैसे रहेंगे? इफ यू हैव द रेजिलियंस, आपकी झेलने की क्षमता है तो बच जाओगे, नहीं तो क्रैश होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आए। दूसरी चीज, जब भी ये इम्बैलेंस होता है, इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी जब भी आपके बॉडी में बार 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 आएगा, तो आपके बॉडी का सेंस, इसको फंक्शनल सेंस कम हो जाता है। तो फंक्शन आपके बॉडी में दो तरीके के होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, सबको समझ में आएगा, और तब आपको पता चलेगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं। साइंस के नाम पे जो गलतियां चल रही है ना, वो बहुत बहुत फेटल है। तो पहली बात, बहुत सिंपल टर्म से समझने की कोशिश करो। आपके बॉडी में दो चीजें हैं, रीजेनरेशन, डीजेनरेशन। आपके बॉडी में हर चीज रीजेनरेट होता है ना, हर चीज को रीजेनरेशन चाहिए। तो आपके बॉडी में दो चीजें होती हैं, मेटाबॉलिज्म। एक शब्द सुना होगा आपने, मेटाबॉलिज्म। आपका भोजन जब चेंज होता, कन्वर्ट होता टिश्यू में, अलग अलग बॉडी के, तो ये मेटाबॉलिज्म है। इसमें दो चीज बनती है, टिश्यू बनते हैं और दूसरा एनर्जी बनती है। तो एनर्जी अगर ठीक से नहीं बने तो इसे हम डायबिटीज कहते हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। दूसरा, टिश्यूज ना बने, यानी प्रोटीन, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो, वो ठीक से नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब ये थायराइड का इश्यू है। फीमेल में प्रोटीन इकोसिस्टम बहुत वनरेबल और सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसको बेबी बनाना, एक फीमेल बॉडी को एक बेबी बनाना है, उसका प्रोटीन का इकोसिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, एक फीमेल को, ज्यादातर फीमेल को थायराइड का इश्यू। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, बट अगर हम देखें मेजर चंक, ज्यादातर फीमेल्स थायराइड के इश्यू में आ जाएंगे और ज्यादातर मेल्स डायबिटीज के इश्यू में आ जाएंगे। यही हो रहा है ना, डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है। मेल्स में डायबिटीज बढ़ रही है, फीमेल्स में थायराइड बढ़ रहा है। बीच वाले भी हैं, मेल्स को भी थायराइड हो सकता है, फीमेल्स को भी डायबिटीज हो सकता है। मगर थायराइड हो गया तो डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं, या डायबिटीज हो गया तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से ऑर्गन डैमेज, हर तरीके के चांस हो जाते हैं। दूसरी चीज, आपके बॉडी में इसी वजह से दो चीजें होती हैं, रीजनरेशन, डीजनरेशन। इसको दो तरीके से देखेंगे, नए सेल का बनना और खराब चीजों का बाहर निकलना। दो चीज आपके बॉडी में ये इंबैलेंस हो जाएगा, तो रीजनरेशन आपके बॉडी में नहीं हो पाएगा अगर ये इंबैलेंस आ जाता है। इसी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो आपके नर्व्स नहीं बन पा रहे, रीजनरेट नहीं हो पा रहे, तो नमनेस हो गया, अब वो ठीक नहीं हो रहा। अब किडनी डैमेज हो रहा है, क्योंकि किडनी रीजनरेट नहीं हो पा रहा, डिटॉक्स एस्पेक्ट वीक हो गया। लिवर ठीक नहीं है, जब भी मेटाबॉलिक डिजीज आएगा लिवर सबसे पहले इंपैक्ट हो। जब भी गोली खाते हो आपके लिवर को थप्पड़ मारते हो, जब भी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हो आप लिवर को थप्पड़ मारते हो। और ज्यादातर थायराइड का इश्यू लिवर की वजह से स्टार्ट हो रहा। आपको लगता है आपका थायराइड खराब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक फैक्टर बताया रिस्क, दूसरा बता रहा हूं लिवर। T4 T3 में कन्वर्ट होता है आपके लिवर में,
टेट्राहाइड्रोथायरोनिन ट्राईहाइड्रोथायरोनिन में लिवर में कन्वर्ट होता। लिवर वीक होगा तो दो चीज होगी, वो इंसुलिन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो वो डायबिटीज हो गया, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको कहेंगे थायराइड का इशू। तो क्या ये आपका एक्चुअल थायराइड ग्लैंड का इशू है? नहीं, ये लिवर का इशू है, मेजरली मेटाबॉलिक इशू। अब थायराइड के इशू में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो भी बता दिया मैंने, ये रीजनरेशन डीजनरेशन का फैक्टर, रिस्क बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बढ़ती है, मगर रिस्क अगर कॉन्टिन्यूस है तो इम्यूनिटी को समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, वापस से आपका थायराइड का इश्यू आएगा, डायबिटीज आएगी। अब क्या करें? कहानी तो इतनी सारी बता दी आपको, कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोग, ज्यादातर लोग क्या चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए। तो आपको बताता हूं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज ही घटना घटी है ना, कब हार्ट अटैक आ गया पता ही नहीं चलेगा। यंग लोगों को, स्पोर्ट्स के लोगों को हार्ट अटैक आएगा, ये इतना बढ़ेगा आगे आने वाले सालों में, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप कैसे बचे रह सकते हैं? आपको कैसे बचना है? तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको रिस्क क्रिएट करने। एक स्ट्रांग आदमी जल्दी घबराता है या एक वीक इंसान जल्दी घबराता है? एक वीक जल्दी घबराता है ना। तो आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बता, आप खड़े हो जाइए और किसी को बोलिए आपको धक्का दे, तो अपने आप को संभालने, बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करते हैं? दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक टांग पे खड़े होकर बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अंदर देखिए, हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ। अगर मैं आपको हल्के से धक्का दूं, आप फटाक से गिर जाओ, तो आपके अंदर क्या है? आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है ना, आपका रेजिलियंस, आपका स्ट्रेंथ फैक्टर बहुत वीक है, बहुत जल्दी हिल जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम और हिल गए। आप सांस रोक के अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो आप अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे तो क्या क्षमता कमजोर हो गई है? आपकी कुंभक कैपेसिटी कमजोर हो गई है। अगर कुंभक कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो फटाक से इम्बैलेंस हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, वो ठीक हो जाएगा। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 100% ठीक हो सकता है? 100% ठीक हो सकता है, मगर दवाइयों से नहीं होगा। दवाइयों से ये बढ़ जाएगा, जितनी दवाइयां डालेंगे उतना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खराब हो जाए, सिचुएशन खराब हो जाएगी। यही चीजें आप देख रहे हैं, मगर आप आंखें खोल के नहीं, आप सोच रहे हैं दवाई से ही हम ठीक होंगे। दवाई से ही तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आया है। 100 साल पहले किसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था? याद कीजिए अपने दादा दादी नाना नानी, किसको थायराइड, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको था? किसी को भी नहीं था। ये तो हमने क्रिएट किया, मगर कैसे क्रिएट किया? अपने इंटरनल सिस्टम को वीक करके, या फिर अपने बाहर ऐसे बदलाव किए कि हम वीक हो गए। यू कांट कॉल दिस साइंस, इसको आप साइंस नहीं बोल सकते जो आपको वीक कर दे। सो इस वक्त में जितना आप अपने आप को स्ट्रांग कर पाएंगे उतना ही बचे रहेंगे। एवरीबडी इज गेटिंग इंपैक्टेड बाय दिस। हर एक इंसान इसी एनवायरमेंट में रहना है उसको, यही भोजन करना है उसको, मगर आप जितना झेल पाएंगे उतना बच जाएंगे। आप नहीं झेल पाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। एक ही चीज है बचाने का, यू जस्ट सपोर्ट योर बॉडी। अपने शरीर को सपोर्ट कीजिए, इसका स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम बढ़ा दीजिए। ये 3 चीजें कर दीजिए। भाव, राग, ताल, भारत कहते हैं इसको। आपके देश के नाम में हेल्थ है, आप इसको डिकोड करना सीखिए। कुंभक के जरिए ये 3 चीजें, स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम बढ़ा रहे हैं, और इसकी वजह से आप थायराइड से निकल जाएंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बिल्कुल निकल जाएंगे। टाइम, केवल टाइम का हेर फेर है कि कोई कम टाइम लेगा क्योंकि उसका डीजेनरेशन कम है, कोई ज्यादा जिसका डीजेनरेशन ज्यादा है।